दोस्तों हमारी प्रोफेशनल रशियन क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको हमारे रशियन क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। बेस्ट स्टूडेंट्स के लिए हम जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। हे गाइस, इंडिया वाला एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो आज का वीडियो रिसेंटली ही रिलीज हुआ है और इस वीडियो में इंडिया के बारे में अच्छा ही बताया गया है, लेकिन टाइटल देखकर कुछ और ही लगता है। टाइटल का तो वीडियो से कुछ लेना देना ही नहीं है। फिर भी अब कुछ बुरा दिखा नहीं तो जबरदस्ती के लिए ही सही कुछ भी लिख दिया। अब बुरा कहेंगे भी कैसे? बुरा कहने को हो तब ना। तो जैसा कि इनका टाइटल है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स इंडिया को रिस्की और वीक वे में देखते हैं, लेकिन फिर भी इतने इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इनके खुद के ही न्यूज चैनल्स ये कहते हैं कि इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो इनसिक्योरिटी तो साफ साफ दिख रही है और वीडियो में आपको देखने मिलेगा रिपोर्टर कह रहे हैं कि 2070 तक भी इंडिया कार्बन फ्री नहीं हो पाएगा। तो आपको तो ये भी नहीं लगा था होगा कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया आपकी ही बैंड बजा देगा। इंडिया से इतने धन लूट कर ले गए, काश थोड़ी अकल ले गए होते तो कहीं काम तो आ जाता। आज देखिए इंडिया इन्हीं को ओवरटेक कर गया। तो चलिए हम वीडियो में देखते हैं इन्होंने क्या बताया है, फिर हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रीन ट्रांसमिशन से होकर गुजर रहा है। ये पहले ही दुनिया के कुछ सबसे बड़े रैंक्स का निर्माण कर चुका है और अब सोलर पैनल, ट्रेन और स्टेशन के साथ साथ एयरपोर्ट पर भी काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इंडिया खुद को 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनते नहीं देख सकता और इंडिया दूसरे वर्ल्ड पावर से काफी पीछे है। और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स इसे विशेष रूप से क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्की और कमजोर दोनों रूप में देखते हैं। इसीलिए इसे एक से ज्यादा लेवल्स पर अपने ग्रीन क्रेडेंशियल्स को साबित करने की जरूरत होगी। दिल्ली में ये मेट्रो स्टेशन आंशिक रूप से सोलर पावर पर चल रही है। अब ये दुनिया का पहला मेट्रो स्टेशन बनने वाला है जो सोलर पावर से अपनी सभी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरतों को पूरा करता है। दिल्ली मेट्रो के कम्युनिकेशन हेड अनुज दयाल इस प्रोजेक्ट पर 5 सालों से भी अधिक समय से काम कर रहे हैं। वो पूरे कैपिटल सिटी में और ज्यादा सोलर पावर से चलने वाले स्टेशंस बनाने का प्लान बना रहे हैं। दिल्ली मेट्रो की एनर्जी फिलोसफी बहुत क्लियर है। हम एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के रूप में जनरेट करना चाहते हैं। ग्रिड द्वारा जो कुछ भी सप्लाई किया जाता है उसके अलावा हम सोलर रिसोर्स के माध्यम से बहुत सारी एनर्जी जनरेट करना चाहते हैं। वो 60 साल के हैं और उन्हें गर्व है कि भारत की पहली मेट्रो रेल सिस्टम 28 साल पहले शुरू होने के बाद से कितनी आगे बढ़ गई है। मौसम में आ रहे बदलाव को लेकर हर कोई परेशान है। हम सभी उस रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनना चाहते हैं जो कार्बन फुटप्रिंट को कम करेगा और इन सब को कंट्रोल करेगा। मुझे खुशी है कि दिल्ली मेट्रो इन सभी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हाल ही के वर्षों में इंडिया ने अपने सोलर एनर्जी की क्षमता में वृद्धि की है और करेंटली सोलर पावर के प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर है। कंट्री अब कुछ सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट्स का घर है। अगले 2 दशकों में भारत की एनर्जी डिमांड्स किसी भी दूसरी कंट्रीज की तुलना में बढ़ जाएंगी। इस मामले को पूरा करने के लिए भारत ने 2030 के लिए एम्बिशियस टारगेट का अनाउंसमेंट किया है, जिसमें 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी स्थापित करना और 1 बिलियन टन कार्बन स्प्रेड को कम करना शामिल है। दिल्ली के बाहरी इलाकों में पूरे सिटी में सोलर पावर प्लांट्स उभर रहे हैं। अविरल महाजन, who heads one उन कंपनीज में से एक के हेड अविरल महाजन का कहना है कि भारत दुनिया के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है। वो सोलर एनर्जी का फ्यूचर है। वो टेक्नोलॉजिकल चेंज बनने वाला है। वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बनने वाला है और इंडिया एक ऐसे समय पर है जहां हम दुनिया को ये जवाब दे सकते हैं कि हम यहाँ हैं और पूरी दुनिया अपने पैनल्स इंडिया में बना सकते हैं। And the world can manufacture their panels in India. as solar energy gains जैसे जैसे कंट्री में सोलर एनर्जी बढ़ रही है, कई घर और पब्लिक ऑफिस भी अपने डेली कंज्यूमशन के लिए सोलर पावर की ओर बढ़ रही हैं। traction. इसी वाले कार्तिक सचदेव जो एक सोलर पैनल इंस्टॉलेशन कंपनी चलाते हैं, उनका ये कहना है कि वो मुश्किल से जॉब ऑर्डर पूरा कर सकते हैं। पिछले 2-3 सालों में डिमांड्स तेजी से बढ़ गई हैं। हर महीने हमें 1000 से ज्यादा इंक्वायरीज मिल रही हैं और हर दिन हमें 3 से 4 ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जिसे हम दिल्ली के कई हिस्सों में लगा रहे हैं। साल में लगभग 300 सनी डेज के साथ भारत के सोलर इलेक्ट्रिसिटी में दुनिया को लीड करने की क्षमता है। और दिल्ली करेंटली रूरल एरियाज में लोगों को सोलर पावर पर स्विच करने में मदद करने के लिए प्लान्स को सब्सिडी दे रही है, solar power that could be जो लाखों लोगों के लिए और विशेष रूप से अपने सबसे गरीब सिटीजन्स के लिए ट्रांसफॉर्मेशनल हो सकता है। of citizens.
Let's pick up on that. आइए चंद्रभूषण जी के साथ इस टॉपिक पर बात करते हैं। वो एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी और टेक्नोलॉजी या iForest के इंटरनेशनल फोरम्स के प्रेसिडेंट और CEO हैं। वो दिल्ली में हैं। गरीबों को रिन्यूएबल एनर्जी से सबसे ज्यादा लाभ कैसे हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। Well, energy access is a major. एनर्जी एक्सेस भारत में एक बड़ा मुद्दा है और अगर हम रिन्यूएबल सोर्स के माध्यम से उस एनर्जी को प्रोवाइड कर सकते हैं तो ये प्रॉफिटेबल है। कहने का मतलब ये है कि ये एनवायरमेंटली किफायती है, ये क्लाइमेट चेंज को कम करता है और साथ ही सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। और इसलिए भी क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी अब सस्ती है और उन्हें सस्ती इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती है, इसीलिए क्लाइमेट, एनवायरमेंट और एनर्जी एक्सेस के व्यू से ये प्रॉफिटेबल है। From climate, environment, and energy access perspective, it is a co-benefit. Why then has it gone so? कुछ मामलों में ये गलत क्यों हो गया? गुजरात में भारत के पहले सोलर पार्क पर एक डिकेड ने वहाँ के लोगों या महिलाओं के लिए कोई जॉब नहीं दिया। इसने पार्क के 1 एकड़ जमीन को छीन लिया और वहाँ के रहने वाले अभी भी साफ पीने के पानी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी और सिंचाई का वेट कर रहे हैं। And irrigation. Well, water and पानी और इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये करना सोलर पार्क की जिम्मेदारी नहीं है। ability of a solar park to do that. So if तो अगर सोशल सर्विस प्रोवाइड करने के मामले में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे लगता है कि जिम्मेदारी गवर्नमेंट पर डालनी चाहिए, एनर्जी कंपनीज पर नहीं। energy company, whereas I मैं ये भी चाहता हूँ कि एनर्जी कंपनीज भी जिम्मेदार हो, लेकिन चरंका और अन्य का एग्जाम्पल उन मुद्दों में से एक है। of issues, I believe मुझे लगता है कि कंपनीज और भी ज्यादा जिम्मेदार होंगी। जहाँ तक रिन्यूएबल एनर्जी का संबंध है तो ऐसी नियम है जो लागू हो रही है, energy is concerned. So these issues लेकिन इन मुद्दों से हमें भारत द्वारा ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को स्थापित करने की आवश्यकता से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, वरना भारत के लिए फॉसिल फ्यूल का ऑप्शन है। तो दुनिया को ये फैसला करना होगा कि ये क्या चाहते हैं, कि दुनिया फॉसिल फ्यूल के साथ जारी रहे या वो छोटे छोटे मुद्दों को उठाना चाहते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम बढ़ाना चाहते हैं। and obstruct the development of renewable energy. But does These India are have minor the? If I can just butt in. क्या भारत के पास फाइनेंशियल जिम्मेदारी, ट्रांसपेरेंसी और वर्केबिलिटी है जब इन प्रोजेक्ट्स की बात आती है? तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को ये समझाने के लिए कि ये इन्वेस्टमेंट करने का स्थान है। Invest. I believe India मेरा मानना है कि भारत में एक बहुत ही मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम है और अब भारत में शेयर मार्केट में है, और अगर आप पब्लिकली एक लिस्टेड कंपनी है तो आपको सोशल और एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस का भी खुलासा करना होगा। तो ये इंटरनेशनल कैपिटल को डिसाइड करना होगा कि वो भारत में आना चाहते हैं या नहीं। whether it wants to come to India or not. India is an भारत के पास क्लाइमेट क्राइसिस को सॉल्व करने के साथ साथ एक मार्केट, दोनों की ही अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए मैं उस छोटे मुद्दे के बारे में इतना परेशान नहीं हूँ जिसे इंटरनेशनल मार्केट इन चीजों पर उठा रही है। raising on these things. India is bigger. भारत एक काफी बड़ा मार्केट है और इन मुद्दों में एक जिम्मेदार कंट्री है और हम इसे सॉल्व करने में सक्षम होंगे। फिर आपने ये क्यों कहा कि इंडिया का क्लास एक असुरक्षित और रिस्की इन्वेस्टमेंट है? Vulnerable and risky investment. I'm not. मुझे नहीं पता और मैं नहीं जानता हूँ कि आपने इसे कहाँ सुना है। It was. ये आप ही के द्वारा दिए गए एक हाल ही के स्पीच में कहा गया है और आपने कहा था कि हमें आगे बढ़ने की जरूरत है और हमें डिस्कस या डिबेट करने की जरूरत नहीं है कि हमें कार्बन न्यूट्रल होने की जरूरत है या नहीं। हमें कार्बन न्यूट्रल होना चाहिए। And in that sense, you had mentioned that. और उससे आपका मतलब ये था, आपने कहा था कि उन इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के मन में बहुत से सवाल हैं। हालांकि वहाँ पैसे हैं और हम रिन्यूएबल एनर्जी की ओर एक बड़ा ग्लोबल शिफ्ट देख रहे हैं। Listen, as I said, जैसा कि मैंने कहा कि भारत क्लाइमेट क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, भारत एनर्जी एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, भारत दुनिया में असमानता को कम करने के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। now whether the world चाहे दुनिया इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज करना चाहती है या दुनिया इसे एक रिस्क के रूप में देखना चाहती है, इसके बारे में इंटरनेशनल कैपिटल को सोचना होगा। और जहाँ तक हम भारत में सोचते हैं कि हर क्षेत्र में सुधार की गुंजाइश है, we think there is क्योंकि पूरी दुनिया में क्लाइमेट पर सुधार की गुंजाइश है। scope for improvement across the world on climate. Sure. Today, आज आप देख सकते हैं कि रशियन गैस क्राइसिस का मतलब है कि फॉसिल फ्यूल डेवलप्ड दुनिया से दूर नहीं जा रहा है। world as well. Okay, so I don't think it's तो मुझे नहीं लगता है कि ये छोटे छोटे मुद्दों पर सोचने का वक्त है, कि ये भारत में रिन्यूएबल एनर्जी पर इन्वेस्टमेंट पर क्वेश्चन मार्क लगाने का वक्त है। India. Well, I think Chandra, that's not. let's आइए कुछ डेट्स पर नजर डालते हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि EU का एम 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होना है और दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन चाइना का 2060 तक और भारत का 2070 तक। ये आपको कैसा महसूस कराती है? Oh, ये पूरी तरह से सही है। आपको 2030 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाना चाहिए।
If you want अगर आप चाहते हैं कि इंडिया 2050 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाए, तो ग्लोबल एमिशन का 1/4 डिस्चार्ज करने की आपकी हिस्टोरिकल जिम्मेदारी है। आज पाकिस्तान बाढ़ की चपेट में है, इसलिए नहीं कि पाकिस्तान एमिटेड है, बल्कि पिछले 100 सालों से डेवलप्ड दुनिया ने जो डिस्चार्ज किया उसकी वजह से। हिस्ट्री को मत भूलिए, हमारा जन्म आज नहीं हुआ है, लेकिन हमने आज के दिनों में काफी कुछ खोया है। But we there's a are all historical feeling context. the same effects today, aren't we? absolutely इसीलिए अगर डेवलप्ड दुनिया वास्तव में क्लाइमेट चेंज को लेकर परेशान है, तो इसे तेजी से और जितनी जल्दी हो सके नेट जीरो बनने की जरूरत है। fast and as quickly as possible. So instead of questioning तो India, भारत के 2070 पर सवाल उठाने के बजाय आपके लिए यूरोप के 2050 पर सवाल उठाना महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि ये कन्वर्सेशन का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अनफॉर्चुनेटली हमें इस इंटरव्यू को यही खत्म करना होगा, लेकिन आपने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट दिया है। चंद्रभूषण जी, DW न्यूज एशिया टुडे में आने के लिए थैंक यू। On DW News Asia today. thank you. पहला कमेंट है रसदीप शाह। इन्होंने लिखा है, जिस मोमेंट उस व्यक्ति ने मेंशन किया कि यूरोपियंस को 2030 तक कार्बन न्यूट्रल जाना चाहिए, क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हिस्टोरिकल इमिशंस, पर कैपिटल इमिशंस ऑफ यूरोप, तो रिपोर्टर ने मन ही मन सोचा होगा कि अब हमें ये इंटरव्यू बंद कर देनी चाहिए। बिल्कुल सोचा होगा ऐसा तो, क्योंकि अब विंटर आ रहा है, तो अब देखने में मजा आएगा कि यूरोपियंस क्या करेंगे। फिर नेक्स्ट कमेंट है डैनी बॉय। इन्होंने लिखा है, वेस्टर्न कंट्रीज के इंडिया के एनर्जी रिसोर्सेज में उसको कम आंकने के बावजूद मुझे लगता है कि इंडिया ऐसा करने में सक्षम है और अगले नेक्स्ट डिकेड तक पूरी दुनिया में टॉप 2 इकोनॉमिक पावर हाउस बनने में कैपेबल है। इंडिया को मिलिट्री पावर में ध्यान देने के बजाय इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने से ये डेफिनेटली एशिया में पीस एंड प्रोस्पेरिटी में कंट्रीब्यूट करेंगे। फिर नेक्स्ट कमेंट है सलेश एम। इन्होंने लिखा है, आप कोची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कवर करना भूल गए, जो कि दुनिया का सबसे पहला सोलर पावर्ड एयरपोर्ट है। फिर देव शेट्टी ने लिखा है, इंडिया को किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं। फिर राज पांड्या ने लिखा है, ये बहुत अजीब है कि इसका टाइटल कितना मिसलीडिंग है। मैंने सोचा था कि वो इन्वेस्टर से बात करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ये तो बस जर्नलिस्ट किसी से भी सवाल पूछ रहे थे एक्सेप्ट इन्वेस्टर्स। फिर स्नो कॉल ने लिखा है, ये वीडियो ऐसे समय में आया है जब यूरोप विंटर में खुद को गर्म रखने के लिए कोयला जला रहे हैं। हाउ रिस्की एंड वर्नेबल। क्या इससे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को कोई दिक्कत नहीं होगी? बात तो इन्होंने 100% राइट कही है। अब क्या इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को कोई दिक्कत नहीं होगी? अब वो वहाँ इन्वेस्ट करेंगे। शायद उनका कोल ऑक्सीजन रिलीज करता होगा एयर में। फिर नेक्स्ट कमेंट है स्काई स्टैलियन। इन्होंने लिखा है, हर ट्रांजिशन को इसके खुद के कंडीशन और नेशनल इंटरेस्ट के कारण समय की आवश्यकता होती है। इंडिया इतना बुद्धिमान है कि 2070 तक ग्रीन ट्रांजिशन सेट कर लेगा और ये बहुत अधिक टिकाऊ और किफायती भी है। फिर वृतांत शाह ने लिखा है, इन्वेस्टर्स इंडिया को बहुत पॉजिटिव वे में देखते हैं। बस इंडियन स्टॉक मार्केट वर्सेस यूएस एंड यूरोपियन स्टॉक मार्केट्स को एनालाइज करके देखो। ग्लोब की स्टॉक मार्केट मंदे में है, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट अभी भी मंदे में नहीं है। फिर मैक्सम गॉय ने लिखा है, 100% एग्री विद मिस्टर भूषण। क्वेश्चंस की लाइन बहुत रिडिकुलस और इंसल्टिंग थे, बट इंडिया हैज अ ब्राइट फ्यूचर। फिर नेक्स्ट कमेंट है शिवनंदन बिरादर। इन्होंने लिखा है, टाइटल बहुत नेगेटिव दिख रहा है इन्वेस्टर्स के लिए। अगर किसी इन्वेस्टर्स ने देखा तो वो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। फिर अगला कमेंट है अनुराग पांडे। इन्होंने लिखा है, आज इंडिया में जिस पैमाने में और विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम सॉल्व किए जा रहे हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज के सोच के बाहर है। आप इंडिया को डायरेक्टली वेस्टर्न नेशन से कंपेयर नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ यूरोपियन नेशंस इंडिया के साइज और पॉपुलेशन के मुकाबले में बहुत छोटे हैं और इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस और रिवॉर्ड्स लाता है। अरे अब क्या करेंगे बेचारे, इनकी सीट अब खतरे में है। ये चीज इन्हें समझ आ चुकी है, इसलिए जब देखो तब इंडिया के पीछे पड़े रहते हैं और कंपेयर करते रहते हैं। क्यों नहीं ये किसी दूसरी कंट्री से कंपेयर करते हैं खुद को? जाए करे खुद को कंपेयर पाकिस्तान से। कंपेयर करने लायक इनके पास क्या है? हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, सारे इंडिया के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? क्योंकि अंत में बात तो उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। अब जब देख रहे हैं कि ये तो तेजी से ग्रो कर रहा है और अभी तो बस ये शुरुआत है, पिक्चर तो अभी बाकी है। ट्रेलर देखकर ही डर गए। फिर मिश्को शिवनॉस्की ने लिखा है, ऐसा लगता है किसी को इंडिया के बेमिसाल ग्रोथ देखकर जलन हो रही है और इस फैक्ट से भी हो रही है कि ये इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लीड करते हैं। बिल्कुल, ये तो इन्हें पहले ही समझ आ गया होगा कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है और इस पर कोई ज्ञान दे या बिन मांगा एडवाइस दे, लेकिन इंडिया आखिर करेगा वही जो इसके इंटरेस्ट के लिए सही होगा, ना कि जो दूसरे चाहते हैं ये करे। फिर लीडिया सैंट्रो ने लिखा है, एक्सीलेंट रिस्पॉन्स बाय द इंडियन बिजनेसमैन। उनका हर एक पॉइंट वैलिड था। टेक्नोलॉजी की अनुमति देने से पहले रिन्यूएबल एनर्जी में बदलने के लिए यूरोप के जुनून ने दुनिया भर में ऊर्जा की कमी और मंदी पैदा कर दी है, जो अकाल की ओर ले जा रही है और शायद वर्ल्ड
वॉर 3 भी पॉसिबल है। इंडिया की एनर्जी पॉलिसी यूरोपियन यूनियन की तरह नहीं है। जर्मनी के सभी देशों को दूसरे देशों को लेक्चर देने से पहले अपनी मूर्खता एडमिट करनी चाहिए। फिर दी क्रशडर ने लिखा है, इंडिया आने वाले 10 सालों में वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिन्यूएबल और हाइड्रोजन एनर्जी पावर बन जाएगा। अब फॉसिल फ्यूल के लिए किसी अरब कंट्री पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं। अदानी, अंबानी, टाटा, महिंद्रा, बिरला ये सारे हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी में बिलियंस इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करूंगी और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।